हेलो फ्रेंड्स, दिस संजय। आज के इस वीडियो में हम CTET जुलाई 2019 पेपर 1 से 30 EVS क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये इस वीडियो का हिंदी वर्जन है जहाँ पे मैंने ये 30 क्वेश्चंस को हिंदी में आंसर और एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन सुनना है तो हमारे चैनल पे एक और वीडियो है जहाँ पे मैंने ये सेम 30 क्वेश्चंस को इंग्लिश में कवर किया है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें ये बताया गया है कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो है वो बोलते हैं कि 20, 25, 30 साल पहले बहुत सारे ऐसे कुएं हुआ करते थे जिसमें पानी था, लेकिन आजकल ये सारे कुएं जो हैं वो सूख रहे हैं या फिर सूख गए हैं। तो यहाँ पे नीचे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट रीजंस हैं ये कुएं के सूखने के पीछे। अब पहला स्टेटमेंट बोलता है द लेक्स और पॉन्ड्स इन विच रेन वाटर यूज टू कलेक्ट आर नो लॉन्गर देयर। यानी जो तालाब हुआ करते थे या फिर लेक हुआ करते थे जहाँ पे पानी कलेक्ट होता था वो आजकल नहीं है, तो इसीलिए कुएं भी सूख रहे हैं। ये करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि ये लेक्स और पॉन्ड्स में जो पानी एक्यूमुलेट होता है, बारिश का पानी जो वहाँ पे कलेक्ट होता है वो सॉइल के अंदर से या फिर मिट्टी के अंदर पर्कुलेट होता है और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। और जो आप कुएं में देखते हो वो ग्राउंड वाटर ही तो है। अगर ये कुएं सूख रहे हैं तो इसका रीज़न ये है कि जो ये लेक्स और पॉन्ड्स जहाँ से एक्चुअली वो कुएं रिचार्ज होते हैं, अगर वो गायब हो गए तो ये वेल्स में से पानी भी गायब हो जाएगा। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2 बोलता है द सॉइल अराउंड द ट्रीज, वेल्स एंड नियर बाई एरियाज आर नाउ कवर्ड विथ कोल टार एंड सीमेंट। यानी वो कुएं के पास जो ज़मीन है उसे टार जो रोड बनाने में यूज़ होता है या फिर सीमेंट से कवर हो गया है। अब अगर आप ज़मीन को टार से या फिर सीमेंट से कवर कर दोगे तो जो बारिश का पानी है वो सॉइल के अंदर या फिर मिट्टी के अंदर नहीं जाएगा और वो बह जाएगा। अगर वो बह जाता है तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होता, तो इसका मतलब है कि जो कुएं हैं वो सूख जाएंगे। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 3 बोल रहा है कि नो वन यूजेस द वेल्स एज देयर आर टैप्स इन एवरी हाउस। क्योंकि आजकल बहुत सारे घरों में नल लग गए हैं, तो कोई कुएं यूज़ नहीं करता, इसीलिए कुएं जो है वो सूख रहे हैं। अब कुएं कोई यूज़ नहीं कर रहा है, कुआं का पानी कोई यूज़ नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि कुएं सूख जाएंगे। तो ये गलत स्टेटमेंट है। और लास्ट स्टेटमेंट बोलता है ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर ड्रिवन पम्प्स हैव कम अप टू ड्रॉ ग्राउंड वाटर। जैसे कि आप बहुत सारे गाँव में देख सकते हैं जो ज़मीन में पानी है, ग्राउंड वाटर है, वो खेती बाड़ी के लिए या फिर अलग अलग फैक्ट्री यूजर्स के लिए बड़े बड़े मोटर्स या पंप डाल के खींच लिया जाता है और यूज़ कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पे स्टेटमेंट ए में जैसा बताया जा रहा है कि रिचार्ज नहीं हो रहा है क्योंकि जो लेक्स या फिर झरने हैं वहाँ से पानी रिचार्ज नहीं हो रहा है और आप सारे मिट्टी को भी कवर कर रहे हो सीमेंट या तार से, तो वहाँ से भी रेन वाटर रिचार्ज नहीं कर पा रहा है ग्राउंड वाटर को। तो और ये डी में अगर आप बोल रहे हो कि जो ग्राउंड वाटर बचा हुआ है उसे भी अगर आप ये पंप्स यूज़ करके खींच रहे हो, बाहर निकाल रहे हो, तो फिर ग्राउंड वाटर का लेवल जो है वो घटता जाता है। इसका मतलब है जो कुएं हैं वो सूख जाएंगे। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि ए, बी और डी जो है वो तीनों करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पे आंसर ए, बी एंड डी है। इन EVS, concepts and issues have not been compartmentalized into science and social science. Why? यानी कि हमें यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि EVS में जो कॉन्सेप्ट्स और इश्यूज होते हैं उन्हें साइंस के बिलो और सोशल साइंस के अंडर सेपरेट करके क्यों नहीं सिखाया जा रहा है, ये इन्हें इंटीग्रेट करके क्यों सिखाया जा रहा है। जैसे कि आप जानते हैं EVS एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे साइंसेस, सोशल साइंसेस और एनवायरमेंटल स्टडीज़ को इंटीग्रेट यानी कि कंबाइन करके सिखाया जाता है। जैसे कि आप अगर एक चैप्टर में ऑक्यूपेशंस के बारे में पढ़ते हो जैसे कि फार्मर्स, और उसी चैप्टर में आपको ये भी बताया जाता है कि फार्मर्स किस तरह के क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, जैसे फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स। और शायद उसी चैप्टर में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिया जाता है कि ये फूड क्रॉप्स जो है वो किस तरह के होते हैं और फूड किस क्रॉप्स में किस तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिया जाता है कि ये फार्मर जो है कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं फार्मिंग के लिए, ये क्रॉप्स को कैसे एक्चुअली ग्रो करते हैं। तो एक ही चैप्टर में या फिर एक ही सीक्वेंस में आप सोशल एस्पेक्ट्स को देख रहे हो, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को देख रहे हो, आप साइंटिफिक एस्पेक्ट्स को देख रहे हो और एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स को भी देख रहे हो। तो ये होता है इंटीग्रेटेड अप्रोच।
और इसे एक्चुअली हॉलिस्टिक अप्रोच भी बोलते हैं। यानी कि ये सारे जो छोटे छोटे जो बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, इन सबको मिला के एक बिग पिक्चर, एक कंप्लीट पिक्चर को आप बच्चों को दे रहे हो। तो अब ऑप्शन 1 बोलता है द चाइल्ड लुक्स एट हिज और हर एनवायरनमेंट इन अ हॉलिस्टिक मैनर। तो ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो बच्चा जो है उसे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए। बस ये नहीं कि हाँ फार्मर्स ऑक्यूपेशंस और फिर बाद में अगले साल आप उसको सिखाओ कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। अब क्लास 3, 4 और 5 में जो बच्चे हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, उनको ये इंटीग्रेटेड अप्रोच से आप एक हॉलिस्टिक पिक्चर दिखा रहे हो। तो ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट ऑप्शन है इट इज़ अ गुड टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रैटेजी। ये शायद गुड टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रैटेजी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये सबसे बेस्ट आंसर नहीं है। अब इट इज़ फॉर डिक्रीजिंग द सिलेबस लोड। अब ये इंटीग्रेटेड अप्रोच से सिलेबस तो कम नहीं होगा, तो ये गलत है। लास्ट वाला है सिलेबस ऑफ ईवीएस हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड एज सच बाय ईवीएस सीबीएसई। अब सीबीएसई जो है ऐसा सिलेबस ईवीएस के लिए क्यों प्रिस्क्राइब करता है? ये भी तो वही चाहते हैं कि बच्चों को एक हॉलिस्टिक लर्निंग मिले। तो ये जो लास्ट ऑप्शन है वो भी एक्चुअली ऑप्शन 1 को सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे इसको भी हम निकाल देंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है द चाइल्ड लुक्स एट हिज और हर एनवायरनमेंट इन अ हॉलिस्टिक मैनर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज माउंटेन्स ऑफ सैंड, यानी रेत के जो बड़े बड़े ढेर होते हैं जिन्हें सैंड ड्यून्स बुलाया जाता है, वो इनमें से कहाँ पाया जाता है? अब यह क्वेश्चन जो है वो क्लास 4 ईवीएस चैप्टर 24 होम एंड अब्रॉड लेसन से लिया गया है। और वहाँ पे बताया गया है कि सैंड ड्यून्स जो है वो डेजर्ट में पाए जाते हैं, और अबू धाबी जो है जो मिडिल ईस्ट में है वो डेजर्ट के पास है, इसीलिए अबू धाबी में आपको सैंड ड्यून्स देखने को मिलते हैं। तो करेक्ट आंसर है अबू धाबी। इन ईवीएस थीम्स हैव बीन प्रपोज्ड इंस्टेड ऑफ टॉपिक्स इन द सिलेबस, व्हाई इज दैट? यानी कि ईवीएस में जो है वो थीम्स का इस्तेमाल होता है, टॉपिक्स का नहीं। तो ये किस वजह से होता है? जैसे कि जानते हैं ईवीएस जो है वो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच को फॉलो करता है, यानी कि ईवीएस में साइंस, सोशल साइंसेस और एनवायरमेंटल स्टडीज़ को मिलाकर चैप्टर्स बनाए जाते हैं। अब अगर टॉपिक्स फॉलो करते हैं तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं इनको सेपरेटली पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर एक थीम के तरह इनको पढ़ते हैं तो एक ही थीम में एक सब्जेक्ट का या फिर एक कॉन्सेप्ट का साइंटिफिक एस्पेक्ट्स, सोशल एस्पेक्ट्स और एनवायरमेंटल स्टडीज़, ये तीनों एस्पेक्ट्स को मिला के एक थीम को बनाया जाता है। तो अगर हम आंसर चॉइसेस को देखते हैं तो पहला वाला है टू एनहांस द एनवायरमेंटल कॉम्प्रहेंशन ऑफ लर्नर्स। अब सिर्फ क्योंकि यहाँ पे एनवायरमेंटल कॉम्प्रहेंशन की बात हो रही है, साइंस और सोशल साइंस की नहीं, तो ये गलत आंसर है। नेक्स्ट है फॉर डेवलपिंग कनेक्टेड एंड इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इश्यूज ऑफ द लर्नर्स, यानी कि ऐसे थीम्स फॉलो करने से एक सब्जेक्ट या फिर एक टॉपिक का साइंटिफिक एस्पेक्ट्स, सोशल एस्पेक्ट्स और एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स सबके जो कनेक्शन है, इंटर रिलेशन है, तो इन सबको मिलाकर एक थीम बनाया जाता है। तो ये करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट ऑप्शन थीम बेस्ड ईवीएस ट्रांजैक्शन इज ईजी एज कम्पेयर टू टॉपिक्स। अब थीम से सिखाने से, लेकिन वो टॉपिक से थीम सिखाना ईजी है, ये तो आइडिया कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये गलत ऑप्शन है, तो ये निकाल देंगे। फिर लास्ट वाला है फॉर रिड्यूसिंग द चैप्टर्स इन ईवीएस, ये तो कंप्लीटली गलत है, तो इसको भी हम एलिमिनेट कर देंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 6 ब्रॉड थीम्स इन ईवीएस इन द प्रेजेंट सिलेबस, यानी कि इन चारों जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा ईवीएस के थीम्स में नहीं है? अब जैसा कि आप जानते हैं ईवीएस में जो है 6 थीम्स है, और जो पहला थीम है फैमिली एंड फ्रेंड्स, उसमें 4 सब थीम है। अब शेल्टर जो है वो एक सेपरेट थीम है। थिंग्स वी मेक एंड डू, वो भी एक थीम है। वर्क एंड प्ले जो है वो फैमिली एंड फ्रेंड्स के नीचे एक सब थीम है। और फूड जो है वो एक थीम है। क्योंकि वर्क एंड प्ले एक सब थीम है और थीम नहीं है, तो यहाँ पे आंसर वर्क एंड प्ले है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू ईवीएस सब्जेक्ट फॉर क्लासेस 1 and 2, यानी क्लास 1 and 2 में जो ईवीएस होता है उसको लेके ये 4 स्टेटमेंट्स में से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? अब आपको पहले ये याद रखना है कि ईवीएस जो है वो क्लास 1 और 2 में भी सिखाया जाता है, लेकिन क्लास 1 and 2 में ईवीएस एक सेपरेट सब्जेक्ट नहीं होता।
ईवीएस को लैंग्वेज के थ्रू और सिंपल मैथमेटिक्स के थ्रू सिखाया जाता है। लेकिन क्लास 3, 4 और 5 में ईवीएस एक सेपरेट सब्जेक्ट होता है। और जब हम सारे ऑप्शंस को देखेंगे तो पहला बोल रहा है इश्यूज एंड कंसर्न्स रिलेटेड टू ईवीएस आर ट्रांजैक्टेड थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। जैसे मैंने बताया क्लास 1 और 2 में भी ईवीएस सिखाया जाता है, लेकिन सिंपल लैंग्वेज और मैथमेटिक्स के माध्यम से। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है ईवीएस इज़ ए न्यू सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस्ड इन क्लासेस 1 और 2। ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ईवीएस जो है सिर्फ क्लास 3 के बाद ही सेपरेट सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होता है। ईवीएस एज अ सब्जेक्ट इज़ नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड एट क्लासेस 1 और 2। ये भी गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ईवीएस जो है वो वेरी बेसिक एंड फंडामेंटल सब्जेक्ट होता है, जो क्लास 1 और 2 में भी शुरू हो जाता है, लेकिन वो स्टैंड अलोन सेपरेट सब्जेक्ट नहीं होता उस टाइम में। सिर्फ 3rd स्टैंडर्ड के बाद में वो सेपरेट सब्जेक्ट बन जाता है। और लास्ट वाला है इश्यूज एंड कंसर्न्स रिलेटेड टू ईवीएस आर ट्रांजैक्टेड थ्रू लैंग्वेज। ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है, क्योंकि ये पार्शियली करेक्ट है। इसमें सिर्फ लैंग्वेज का जिक्र है। यहाँ पे लैंग्वेज और मैथमेटिक्स दोनों बोलना चाहिए था, तो इस वजह से इस स्टेटमेंट को भी निकाल देंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज इन ईवीएस। यानी ईवीएस का जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें ये चारों जो स्टेटमेंट्स हैं इनमें से कौन से सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या करेंगे, ये चारों स्टेटमेंट्स को एवेल्यूएट करके इनको रैंक कर देंगे। तो पहला है एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द लर्नर। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द लर्नर ना केवल ईवीएस में, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर टीचर एक जगह बैठ के कुछ लेसन पढ़ा रहा है और बच्चे उस टीचिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, वो एक्टिवली नहीं सुन रहे हैं, तो बच्चों के तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होता है इस टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस में, तभी उनको कुछ नॉलेज गेन कर पाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसे ए में डाल देते हैं। अब रिलेटिंग द चाइल्ड्स नॉलेज टू द टीचर्स नॉलेज। अब चाइल्ड्स नॉलेज टू द टीचर्स नॉलेज है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता, तो इसे जो है हम लास्ट पोजीशन में डाल देंगे, यहाँ पे बी। नेक्स्ट, लर्निंग ईवीएस आउटसाइड द 4 वॉल्स ऑफ द क्लासरूम। अब ये ईवीएस का जो सिलेबस है उसमें भी बताया गया है, एनसीएफ में भी बोला गया है, और ईवीएस टेक्स्ट बुक्स में जो फॉरवर्ड है, जो इंट्रोडक्शन है, वहाँ पे भी क्लियरली बताया गया है कि ईवीएस जो है वो सिर्फ टेक्स्ट बुक्स के थ्रू नहीं सिखाया जाता। ईवीएस का लर्निंग जो है वो क्लासरूम के बाहर भी होता है, यानी कि बच्चा जो है अपने एक्सपीरियंस से या फिर अपने कम्युनिटी, अपने फैमिली के इंटरेक्शन से ईवीएस का नॉलेज प्राप्त करता है। तो लर्निंग ईवीएस आउटसाइड द 4 वॉल्स ऑफ द क्लासरूम, ये इम्पॉर्टेंट है, तो इसे हम यहाँ पे डाल देंगे। और फिर लास्ट वाला है रिलेटिंग द चाइल्ड्स लोकल नॉलेज टू द स्कूल नॉलेज। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो स्कूल में आप सिखा रहे हो वो थियरी होता है, और जो असल ज़िंदगी में हो रहा है वो लोकल नॉलेज होता है। तो बच्चे का जो लोकल नॉलेज है उसे हम थियरी से कनेक्ट करना चाहिए स्कूल में। तो रिलेटिंग द चाइल्ड्स लोकल नॉलेज टू द स्कूल नॉलेज जो है इंपॉर्टेंट है, और हम यहाँ पे इसे 3rd पोजीशन में डाल देंगे, क्योंकि ये पहले 3 जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ए, सी एंड डी। तो लास्ट वाला ऑप्शन जो है ए, सी एंड डी, ये करेक्ट ऑप्शन होता है। द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी टू एंगेज लर्नर्स इन ईवीएस इज व्हाट। यानी कि ईवीएस अगर आपको सिखाना है तो इनमें से कौन सा स्ट्रैटेजी बेस्ट स्ट्रैटेजी है लर्नर्स को एंगेज रखने के लिए, यानी कि लर्नर्स को इंटरेस्टेड रखने के लिए इस सब्जेक्ट में, इनमें से कौन सा बेस्ट स्ट्रैटेजी है। अब आपको ये रिमेंबर करना है कि ईवीएस जो है वो क्लास 1 में सिखाया जाता है, 2 में सिखाया जाता है, और 3, 4 और 5 में सिखाया जाता है। क्लास 1 में जो है और 2 में ईवीएस जो है सिंपल लैंग्वेज और मैथमेटिक्स के थ्रू सिखाया जाता है, और क्लास 3, 4, 5 में ईवीएस एक सेपरेट सब्जेक्ट की तरह सिखाया जाता है। और क्लास 1 से क्लास 5 अगर आप देखते हो तो ये छोटे बच्चे हैं, और बच्चों को जो है कहानियाँ या फिर स्टोरीज बहुत पसंद है। तो जब हम आंसर चॉइसेस को देखते हैं तो पहला है रीडिंग ऑफ ए टेक्स्ट बुक। अब कोई एक टेक्स्ट बुक पढ़ के बच्चों को सुना रहा है तो ये शायद सबसे बोरिंग और सबसे लीस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है, तो ये करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन बाय टीचर। एक्सप्लेनेशन बाय टीचर जो है वो सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ने से बेहतर है, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन जो है बच्चों को जल्दी बोर कर देता है, तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं हो सकता।
फिर नेक्स्ट क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो एक्सप्लेनेशन से अच्छा है, लेकिन अगर एक और भी अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे तो वो करेक्ट आंसर होगा। तो क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन को अभी पार्क करके रखते हैं। अब नेक्स्ट वाला जो है वो नरेटिव्स है। नरेटिव्स यानी स्टोरीज। अब बच्चों को स्टोरीज पसंद है, और अगर आप एक स्टोरी के थ्रू एक लेसन को उन्हें समझाते हो, एक कॉन्सेप्ट या फिर एक आइडिया को उन्हें समझाते हो, तो वो बेहतर समझ पाएंगे और उनका इंटरेस्ट भी बना रहेगा, यानी कि वो एंगेज्ड रहेंगे। तो नरेटिव्स और स्टोरीज जो है वो बेस्ट ऑप्शन है, तो इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसका मतलब है क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन को हम एलिमिनेट कर देंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है नरेटिव्स और स्टोरीज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू ईवीएस, यानी ईवीएस के बारे में इन चारों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। अब इसे आंसर करने के लिए या तो आप ईवीएस का सिलेबस डॉक्यूमेंट जो है वो रेफर कर सकते हैं, या फिर एनसीएफ डॉक्यूमेंट को रेफर कर सकते हैं, या फिर किसी भी ईवीएस टेक्स्ट बुक क्लास 3, 4 और 5 के जो इंट्रोडक्शन या फिर फॉरवर्ड पार्ट है वो पढ़ लीजिएगा, तो उसमें इसका आंसर मिल जाएगा। अब पहला स्टेटमेंट है ईवीएस इज बेस्ड ऑन चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि ये क्लियरली बताया गया है कि जो भी सब्जेक्ट्स हम सिखा रहे हैं वो चाइल्ड सेंट्रिक होने चाहिए, और ईवीएस तो मैक्सिमम चाइल्ड सेंट्रिक होता है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, ईवीएस प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज टू द लर्नर्स टू एक्सप्लोर देयर एनवायरनमेंट। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि ईवीएस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंटेशन और एक्सप्लोरेशन पे, यानी कि बच्चों को हैंड्स ऑन इन रियल वर्ल्ड सिखाना चाहिए ईवीएस। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, ईवीएस एम्फसाइजेस ऑन डिस्क्रिप्शंस एंड डेफिनेशंस। ये गलत स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर ये है, क्योंकि ईवीएस टेक्स्ट बुक का जो फॉरवर्ड है उसमें क्लियरली लिखा गया है कि ईवीएस टेक्स्ट बुक में डिस्क्रिप्शन और डेफिनेशंस को बहुत ही कम इंपॉर्टेंस दिया गया है, तो ये एम्फसिस नहीं करता। तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमें इनमें से गलत ऑप्शन को चुनना है। और लास्ट वाला है नेचर ऑफ ईवीएस इज इंटीग्रेटेड। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं ईवीएस जो है वो एक कॉम्बिनेशन होता है साइंस, सोशल साइंसेस और एनवायरमेंटल स्टडीज़ का। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इस क्वेश्चन में हमें ये बताया गया कि एक टीचर जो है वो हमेशा शुरू करती है अपने क्लासेस को कुछ एक्टिविटीज़ के साथ, और उसके बाद में वो क्वेश्चंस पूछती है, कुछ डिस्कशंस करवाती है। तो द ऑब्जेक्टिव या फिर जो पर्पस है ऑफ कंडक्टिंग दिस एक्टिविटीज़ और क्वेश्चंस और डिस्कशंस, तो इसका रीज़न क्या है। अब अगर चारों जो ऑप्शंस दिए गए हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं, उनको एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो लास्ट वाला स्टेटमेंट जो बोल रहा है कि डिस्क्रिमिनेट बिटवीन चिल्ड्रन बेस्ड ऑन देयर पेस ऑफ लर्निंग। अब किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो किसी भी क्लासरूम में अलाउड नहीं है। तो अगर किसी भी आंसर चॉइस में डी है तो उसे डायरेक्टली आप एलिमिनेट कर दीजिएगा। तो ये जो डी ओनली है उसे एलिमिनेट कर देंगे, और बी, सी एंड डी जो है उसे भी हम एलिमिनेट कर देंगे। अब बाकी जो 3 स्टेटमेंट है उन्हें फटाफट पढ़ लेते हैं। पहला है असेस द चिल्ड्रंस प्रोसेस स्किल्स। करेक्ट है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर आप एक्टिविटीज़ करवाते हो, क्वेश्चंस पूछते हो, डिस्कशंस करवाते हो, तो इससे ये पता चलता है कि बच्चा कितनी अच्छी तरह से ये सब्जेक्ट को समझ पाया है, और उसका जो एक्सप्लेनेशन स्किल्स है वो कितने अच्छे हैं, और उसके वीकनेसेस कहाँ पे है। तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जो है इन एक्टिविटीज़ के थ्रू, क्वेश्चंस के थ्रू, डिस्कशंस के थ्रू पता चल जाता है। तो असेसिंग द चिल्ड्रंस प्रोसेस स्किल्स, तो ये करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट, प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि ईवीएस में जो है बहुत सारा इंपॉर्टेंस दिया गया है एक्सप्लोरेशन और एक्सपेरिमेंटेशन पे। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। ये भी करेक्ट है, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस पूछते हो और डिस्कशंस करवाते हो तो सारे बच्चे जो है वो पार्टिसिपेट कर पाते हैं इस एक्टिविटी में, इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पे, और वो खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि ए, बी एंड सी तीनों करेक्ट है। तो आंसर है ए, बी एंड सी। चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज टू टैप सोर्सेज अदर देन टेक्स्ट बुक्स एंड टीचर्स इन ईवीएस। वाई? अब ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप या तो आपने अगर ईवीएस का सिलेबस, एनसीएफ डॉक्यूमेंट और ईवीएस का टेक्स्ट बुक का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो आपने एक बार पढ़ा हुआ है, तो इसका आंसर आपको इजीली मिल जाएगा। या फिर इवन कॉमन सेंस के थ्रू इस क्वेश्चन को आंसर किया जा सकता है बहुत ही आसानी से। अब
आप अगर चारों जो ऑप्शंस है उनको एक बार पढ़ लेंगे तो पहला ऑप्शन जो है वो बोल रहा है कि टेक्स्ट बुक एंड टीचर आर नॉट द ओनली सोर्सेस ऑफ ईवीएस लर्निंग। ये जो है ईवीएस का एक बहुत ही फंडामेंटल एट्रीब्यूट या फिर फंडामेंटल क्वालिटी है कि ईवीएस में सिर्फ टेक्स्ट बुक और क्लासरूम ही नहीं बल्कि बाहर का लर्निंग जो है, रियल लाइफ लर्निंग जो है, उस पर एम्फेसिस दिया गया है कि बच्चा जो है वो एक्सप्लोरेशन और एक्सपीरियंस से ईवीएस सीख पाता है। तो टेक्स्ट बुक एंड टीचर आर नॉट द ओनली सोर्सेस ऑफ ईवीएस लर्निंग, ये तो है, ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है। अब अगर ये स्टेटमेंट करेक्ट है तो जो भी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का उसमें ए ज़रूर होना चाहिए। तो अगर हम ये चारों ऑप्शंस को जब एवेल्युएट करते हैं तो सिर्फ द पहला ऑप्शन है उसमें ए है, बाकी ऑप्शंस में नहीं है। तो इसका मतलब है ये पहला जो है यही करेक्ट आंसर होना चाहिए। अब बाकी आंसर्स को भी एवेल्युएट कर लेंगे। नेक्स्ट वाला है इट विल प्रमोट इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स एंड कम्युनिटीज़। ये करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि अगर बच्चा जो है वो क्लासरूम के बाहर कुछ सीख रहा है तो ये अपने पेरेंट्स के साथ या फिर अपने कम्युनिटी के साथ, अपने पीयर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जो उसका इंटरेक्शन हो रहा है उसके थ्रू लर्न कर रहा है। तो प्रमोशन ऑफ इन्वॉल्वमेंट थ्रू पेरेंट्स एंड कम्युनिटीज़ ये करेक्ट है। और नेक्स्ट इट विल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर टीचर्स टू नो द चाइल्ड्स बैकग्राउंड, ये भी करेक्ट है क्योंकि बच्चा जब बाहर कुछ सीखता है तो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो क्लास में भी कभी कभी शेयर कर लेता है। अगर कुछ डिस्कशन हो रहा है तो बच्चा जो बोलता है, जो उसका एक्सपीरियंस रिलेट कर रहा है, उसके थ्रू टीचर को पता चलता है कि इस बच्चे का बैकग्राउंड क्या है। जैसे कि अगर एक बच्चा जो है वो बिजनेस कम्युनिटी से आया हुआ है तो उसको शायद कुछ अलग ही एक्सपीरियंसेस वो शेयर कर पाता है। तो इस एक्सपीरियंसेस के थ्रू टीचर को पता चलता है कि ये बच्चा जो है कौन से बैकग्राउंड से आया हुआ है। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। अब लास्ट वाला है इट विल डेवलप साइकोमोटर स्किल्स एंड एस्थेटिक सेंस ऑफ चिल्ड्रन। ये भी करेक्ट है, लेकिन इन चारों स्टेटमेंट्स को अगर हम रैंक करते हैं कि इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट कौन से हैं तो ये पहले तीन जो स्टेटमेंट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये चौथा स्टेटमेंट जो है वो कम इम्पॉर्टेंट है। और हमें ऑलरेडी मालूम है कि जो भी करेक्ट आंसर है उसमें ए होना चाहिए और बी और सी भी होने चाहिए। तो पहला वाला जो है ए बी सी ये करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी इंडिकेटर्स फॉर असेसमेंट इन ईवीएस, यानी ईवीएस में जो लर्निंग टीचिंग हो रहा है उसको असेस करने के लिए इनमें से कौन सा एक इंडिकेटर नहीं है। अब इस क्वेश्चन को दो तरह से आंसर किया जा सकता है। पहला है अगर आपने ईवीएस का जो सिलेबस डॉक्यूमेंट है या फिर लर्निंग आउटकम्स डॉक्यूमेंट है या फिर एनसीएफ डॉक्यूमेंट है, इन तीनों में से कोई भी डॉक्यूमेंट आपने थरोली पढ़ा हुआ है तो उसमें ईवीएस असेसमेंट इंडिकेटर्स को लिस्ट किया गया है। वो ये 10 इंडिकेटर्स होते हैं: ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग, डिस्कशन, एक्सप्रेशन, एक्सप्लेनेशन, क्लासिफिकेशन, क्वेश्चनिंग, एनालिसिस, एक्सपेरिमेंटेशन, कंसर्न फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी एंड कोऑपरेशन। अब ये जो 10 इंडिकेटर्स है इनको आपको समझ लेना चाहिए और इनको पूरा याद भी कर लेना चाहिए क्योंकि हर साल में एटलीस्ट एक या दो तो डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं ये इंडिकेटर्स के ऊपर। अब अगर आंसर ऑप्शंस को देखते हैं तो कोऑपरेशन जो है वो यहाँ पे लिस्टेड है और रिमेंबरिंग जो है इस लिस्ट में नहीं है और क्वेश्चनिंग जो है वो यहाँ पे लिस्टेड है और कंसर्न फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी भी एक इंडिकेटर्स के अंदर लिस्टेड है। तो क्योंकि सिर्फ रिमेंबरिंग इस लिस्ट में नहीं है तो यहाँ पे आंसर वही है क्योंकि हमें आइडेंटिफाई करना है कि इस ऑप्शंस में से कौन सा इंडिकेटर नहीं है ईवीएस का। अब इस क्वेश्चन को कॉमन सेंस के थ्रू भी आंसर किया जा सकता है। अगर आपको ये सारे जो इंडिकेटर्स है वो याद नहीं है तो भी अगर ये सारे जो ऑप्शंस है आंसर ऑप्शंस उनको आप एक बार पढ़ लोगे तो आप देख सकते हो कि दूसरा वाला जो है रिमेंबरिंग, ये रट्टा मारना होता है रिमेंबरिंग। यानी कि ईवीएस में एक बात को बहुत डिस्करेज किया गया है, वो ये है कि बच्चों को फोर्स नहीं करना चाहिए कि बिना समझे कुछ कोई भी डिटेल्स को अगर वो सिर्फ रट्टा मार के रिमेंबर करते हैं तो इससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसलिए रिमेंबरिंग जो है उस पर ज़्यादा एम्फोसिस नहीं दिया गया है ईवीएस पे। तो अगर आप चारों ऑप्शंस को देखते हो तो आप देख सकते हो कि रिमेंबरिंग जो है वो इंडिकेटर हो ही नहीं सकता। तो ये आंसर है। इन ईवीएस टीचर्स शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू द चिल्ड्रन टू असेस देमसेल्व्स। सेल्फ असेसमेंट इज कॉल्ड व्हाट। अब आपको ईवीएस में असेसमेंट के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं और
ये 3 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है जिन्हें आपको याद रखना है और समझना है। पहला है असेसमेंट एज लर्निंग, दूसरा है असेसमेंट ऑफ लर्निंग और तीसरा है असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब असेसमेंट एज लर्निंग जो है वो सेल्फ असेसमेंट होता है। यहाँ पे बच्चा जो है वो खुद अपना असेसमेंट करता है ताकि उसे ही पता चले कि उसने क्या सीखा है क्या नहीं सीखा है। तो सेल्फ असेसमेंट इज असेसमेंट एज लर्निंग, तो ये करेक्ट आंसर है। फिर असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो होता है वो असेसमेंट बाय टीचर होता है और वो एक फॉर्मल असेसमेंट होता है, जैसे कि एक मंथली टेस्ट हो गया या फिर वीकली टेस्ट हो गया या फिर एनुअल टेस्ट हो गया। तो ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है वो टीचर कंडक्ट करता है ये जानने के लिए कि बच्चे ने क्या सीखा है। तो ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो गया। अब तीसरा है असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है वो पार्ट ऑफ द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस होता है और ये इनफॉर्मल असेसमेंट होता है। यानी कि जब लेसन चल रहा है तो लेसन के बीच में टीचर एक क्वेश्चन पूछ सकता है ताकि उसे ये पता चले कि अब तक बच्चे ने क्या सीखा है, क्या बच्चों को समझ में आ रहा है जो मैं सिखा रहा हूँ कि नहीं, क्या मुझे अपना टीचिंग का जो स्पीड है वो इंक्रीज़ करना है या फिर डिक्रीज़ करना है या फिर थोड़ा और एक्सप्लेनेशन देना है। तो ऐसे टीचिंग का जो प्रोसेस है उसे एडजस्ट करने के लिए जो टीचर असेसमेंट करता है क्लास में, जो इनफॉर्मल असेसमेंट, वो होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट्स को आपको ठीक से समझ के याद रखना है। अब लास्ट वाला जो है वो CCE है। तो CCE इज़ कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूएशन, जो कि EVS के लिए प्रिस्क्राइब किया गया है। तो ये यहाँ पे आंसर नहीं है। तो आपको ये तीनों जो कॉन्सेप्ट्स है, असेसमेंट एज लर्निंग जो सेल्फ असेसमेंट होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो फॉर्मल असेसमेंट विच इज़ कंडक्टेड बाय द टीचर होता है, और असेसमेंट फॉर लर्निंग जो टीचिंग के दौरान इनफॉर्मल असेसमेंट होता है। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखने होंगे। टीचर कंडक्ट्स एन एक्सपेरिमेंट ऑन हाउ फूड गेट्स स्पॉइल्ड, यानी कि एक टीचर जो है वो क्लास में एक एक्सपेरिमेंट करवा रहा है कि हाउ फूड गेट्स स्पॉइल्ड एंड द टीचर मेक ग्रुप्स ऑफ लर्नर्स, यानी टीचर जो है वो क्लास में ग्रुप्स बना रहा है एंड प्रोवाइड्स देम विद द मटेरियल रिलेटेड टू द एक्सपेरिमेंट। व्हाई डज द टीचर फॉर्म ग्रुप्स ऑफ लर्नर्स? तो यहाँ पे हमें ये पूछा जा रहा है कि ये टीचर जो है ये ग्रुप एक्टिविटी क्यों करवा रहा है या फिर करवा रही है। अब आपको ये एक बात ध्यान में रखना है कि EVS में जो है ग्रुप लर्निंग या फिर ग्रुप एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। वो इसलिए क्योंकि जब बच्चे जो है वो ग्रुप एक्टिविटी या फिर ग्रुप लर्निंग करते हैं तो उनका पीयर लर्निंग जो है वो बढ़ जाता है। पीयर लर्निंग यानी जो बच्चे अपने बीच में जो इंटरेक्शन से जो सीखते हैं, एक दूसरे से जो सीखते हैं, तो वो पीयर लर्निंग हो गया। और ये ग्रुप लर्निंग से सोशल इंटरेक्शन के भी इंकरेज होता है। सोशल इंटरेक्शन यानी बच्चे को एक ग्रुप में काम करना है तो कैसे लीडर बनना है, कैसे फॉलोअर बनना है, कैसे दूसरे लोगों को कन्विंस करना है। तो ये सारे जो सोशल स्किल्स है वो ग्रुप एक्टिविटी या फिर ग्रुप लर्निंग से बढ़ते हैं। तो ग्रुप लर्निंग से पीयर लर्निंग बढ़ता है और ग्रुप लर्निंग से सोशल इंटरेक्शंस का भी प्रैक्टिस होता है। अब सारे अगर आंसर चॉइसेस को देखते हैं, स्टेटमेंट्स को देखते हैं, तो पहला बोल रहा है इट प्रमोट्स पीयर लर्निंग, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा बोल रहा है इट इम्प्रूव्स सोशल इंटरेक्शन, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। सी बोल रहा है ग्रुप लर्निंग इज एन इफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग EVS विदाउट बर्डन, ये भी एक्चुअली करेक्ट स्टेटमेंट है। और लास्ट वाला है ग्रुप लर्निंग इज एन एसेंशियल स्ट्रैटेजी टू मेंटेन डिसिप्लिन इन क्लास। अब यहाँ पे एक शॉर्टकट है कि जहाँ पे भी आप ये वर्ड डिसिप्लिन देखते हैं स्टेटमेंट में या फिर आंसर चॉइसेस में, उसे इमीडिएटली एलिमिनेट कर दीजिएगा। तो अगर इसे हम एलिमिनेट कर देंगे तो D जिसमें भी है उसे हम निकाल सकते हैं। तो पहला जो है निकल गया, तीसरा वाला भी निकल गया, और अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हुए हैं। अब क्योंकि A एंड B जो है वो बेस्ट ऑप्शंस है, तो A एंड B हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग EVS, यानी कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन EVS सिखाने का ऑब्जेक्टिव नहीं है। अब इसे परफेक्टली आंसर करने के लिए आप EVS का सिलेबस डॉक्यूमेंट पढ़ सकते हो या फिर EVS टेक्स्ट बुक्स में जो फॉरवर्ड या फिर नोट टू पेरेंट्स एंड टीचर्स जो इंट्रोडक्शन सेक्शन है उसे रेफर कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे जो ऑप्शंस हैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिए गए हैं।
अब पहला ऑप्शन है टू डेवलप एन अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल इश्यूज़। ये जो है ये एक ऑब्जेक्टिव ऑफ ईवीएस है, क्योंकि ईवीएस एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट होता है साइंसेस एंड सोशल साइंसेस और एनवायरमेंटल साइंसेस का। तो क्योंकि ईवीएस में एनवायरमेंटल साइंसेस इंटीग्रेटेड है तो एनवायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में डेफिनेटली बच्चों को अवेयरनेस हो जाएगा, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अब नेक्स्ट वाला है टू एंगेज द चाइल्ड इन एक्सप्लोरेटरी एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटी। अब ईवीएस में बहुत सारा इंपॉर्टेंस दिया गया है हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, हैंड्स ऑन लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे। तो एक ऑब्जेक्टिव है ईवीएस सिखाने का, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब तीसरा है टू एनकरेज चिल्ड्रन टू प्रोवाइड टेक्स्ट बुक डेफिनेशंस। अब ईवीएस में एक बात को सख्त अपोज किया गया है, वो ये है कि बच्चों को रोट लर्निंग, मेमोराइजेशन या फिर डेफिनेशंस पे इम्पॉर्टेंस नहीं देना है। तो टू एनकरेज चिल्ड्रन टू प्रोवाइड टेक्स्ट बुक डेफिनेशंस, ये गलत स्टेटमेंट है, ये ईवीएस का ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता, तो ये यहाँ पे आंसर हो गया। और लास्ट वाला है टू नर्चर द क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी ऑफ द चाइल्ड। ये तो बहुत ही कॉमन सेंस वाला स्टेटमेंट है और ये करेक्ट है, क्योंकि ईवीएस का एक फंडामेंटल नीड है कि वो बच्चों का क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी को बढ़ावा दे, तो ये आंसर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आंसर है टू एनकरेज द चाइल्ड टू प्रोवाइड टेक्स्ट बुक डेफिनेशंस, ये ईवीएस का ऑब्जेक्टिव नहीं है। पिक्चर रीडिंग इज एन important activity in EVS. Which of the following indicator or indicators of learners can be assessed through picture reading? अब ऑप्शंस को देखने से पहले ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या एक्टिविटी हो रहा है। अब आप बच्चे को एक पिक्चर दे रहे हो, जैसे कि ऐसा एक ट्रेजर मैप, और आप बच्चे को बोल सकते हो इस ट्रेजर मैप को गौर से पढ़ो, गौर से देखो और मुझे बताओ कि यहाँ पे तुम्हें क्या क्या दिख रहा है, या फिर तुम इस आइलैंड पे जो ट्रेजर है वहाँ तक कैसे पहुँचोगे, या फिर इस आइलैंड के पास या फिर आइलैंड के ऊपर तुम्हें कौन कौन से डेंजर्स दिख रहे हैं। तो ऐसे आप कौन सा भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो पहले बच्चे क्या करेंगे, इस मैप को जो है वो पढ़ेंगे, यानी कि इस मैप को ऑब्जर्व करेंगे और जो इन्फॉर्मेशन उनको मिल रहा है उसे रिकॉर्ड कर लेंगे, और उसके बाद उस इन्फॉर्मेशन को जो है वो एनालाइज करेंगे, और फिर आपका क्वेश्चन जब आंसर करने का टाइम आया तो तब वो उनका जो थॉट प्रोसेस है या फिर उनका जो आइडिया है वो एक्सप्रेस करेंगे। तो इस एक्टिविटी में एक्सपेरिमेंटेशन का बहुत ही कम उपयोग होगा। तो यहाँ पे जो 3 इंडिकेटर्स, द बेस्ट इंडिकेटर्स इस एक्टिविटी में निकलेंगे वो है बच्चे का ऑब्जर्वेशन स्किल्स एंड रिकॉर्डिंग स्किल्स कैसे हैं, और बच्चे का एक्सप्रेशन स्किल्स कैसे हैं, और बच्चे का एनालिटिक स्किल्स कैसे हैं। तो द बेस्ट 3 ऑप्शंस आर A, B एंड C। तो जब हम आंसर चॉइसेस को देखते हैं तो पहला वाला है A, B एंड C, तो ये करेक्ट आंसर है। विच टेक्निक इज यूज्ड इन द रेटिंग स्केल, यानी कि अगर आप एक बच्चे को असेस करना है रेटिंग स्केल मेथोडोलॉजी यूज़ करके, तो आप कौन सा टेक्निक यूज़ करेंगे। तो अब रेटिंग स्केल जो है वो कुछ ऐसा दिखता है। अगर आपको एक बच्चे के कुछ स्किल्स को एनालाइज करना है और उसको रेट करना है, जैसे कि बच्चे का एनालिसिस स्किल्स कैसे हैं, बच्चे का एक्सप्रेशन स्किल्स कैसे हैं, बच्चे का प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसे हैं, बच्चे का क्रिएटिविटी कैसा है, टीम वर्क कैसा है, तो बच्चे को आप पहले ऑब्जर्व करोगे और उसके बाद ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा ताकि आप ये रेटिंग स्केल पे मार्क कर सको। जैसे कि आप बच्चे को क्लासरूम में ऑब्जर्व करते हो तो आप देख सकते हो कि वो बहुत अच्छा टीम वर्क कर लेता है, दूसरों के साथ अच्छा घुल मिल जाता है, तो उसका टीम वर्क जो है वो आप 4 रेट करोगे। लेकिन उसका जो प्रेजेंटेशन स्किल्स है वो बहुत ही एवरेज है, तो उसको 2 या फिर 3 पे रेट करोगे। और उसका क्रिएटिविटी जो है वो बहुत अच्छा है, तो आप उसको क्रिएटिविटी में 4 दे दोगे। तो ऐसा रेटिंग स्केल यूज़ करने से पहले आपको पहले बच्चे को ऑब्जर्व तो करना है ना। तो यहाँ पे द टेक्निक दैट इज़ यूज्ड इन रेटिंग स्केल इज़ ऑब्जर्वेशन। अब चेकलिस्ट, असाइनमेंट्स और रिटन क्वेश्चंस जो है उसके बिना पे, उसके बेसिस पे आप रेटिंग स्केल नहीं बना सकते, तो ये ऑप्शंस नहीं हो सकते। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रैक्टिस फॉलोड अंडर झूम फार्मिंग, यानी झूम फार्मिंग के बारे में ये दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। अब झूम फार्मिंग एक टाइप का फार्मिंग प्रैक्टिस होता है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में फॉलो किया जाता है, जैसे कि मिज़ोरम में या फिर अरुणाचल प्रदेश में। अब झूम फार्मिंग में क्या होता है, एक बार एक फसल जब आ जाता है तो फिर वो ज़मीन को डिस्टर्ब नहीं करते, उसमें फिर से फसल नहीं उगाते कुछ सालों तक, ताकि वो ज़मीन जो है वो रिजुविनेट हो जाए। और
उसके बाद में जब उस ज़मीन को वैसे ही खाली छोड़ दिया जाता है तो उसमें से बहुत सारे बैम्बूस और वीड्स वहाँ पे उगने लगते हैं। तो उस बैम्बूस और वीड्स को जो है वो वहीं पे फार्म पे ही काट के जला दिया जाता है। अब जब वो जल जाते हैं तो उनका राख जो निकलता है वो राख वहीं पे रह जाता है और वो फर्टिलाइज़र की तरह काम करता है। और उसके बाद में उस ज़मीन को लाइटली टिल किया जाता है, जैसे कि छोटे छोटे फरोस या फिर छोटे छोटे डिचेस वहाँ पे बनाए जाते हैं और उनमें सीड्स को डाला जाता है। तो फिर से एक बार जब फसल आ जाता है उसके बाद फिर से कुछ सालों तक उस ज़मीन को वैसे ही छोड़ दिया जाता है। तो ये साइकिल रिपीट करते रहते हैं जूम फार्मिंग में। अब सारे स्टेटमेंट्स को एक बार देख लें तो पहला बोल रहा है आफ्टर ऑब्टेनिंग वन सेट ऑफ क्रॉप्स द लैंड इज लेफ्ट एज इट इज़ फॉर सम ईयर्स, यानी ज़मीन को वैसे ही छोड़ दिया जाता है कुछ सालों तक। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट द बैम्बू और वीड्स विच आर ग्रोन ऑन लैंड आर पुल्ड आउट एंड बर्न्ट। अब जो बैम्बू और जो वीड्स वहाँ पे ग्रो होते हैं उनको पुल आउट नहीं किया जाता, उनको वहीं पे काट के जला दिया जाता है। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। अब तीसरा है द ऐश ऑब्टेन्ड ऑन बर्निंग द वीड्स एक्सेट्रा इज यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। वो वीड्स को और बैम्बू को इसलिए जलाया जाता है क्योंकि जो राख निकलता है, ऐश निकलता है, वो फर्टिलाइजर की तरह काम करता है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। लास्ट वाला व्हेन द लैंड इज रेडी फॉर फार्मिंग इट इज़ डीपली प्लाउड। ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि उसे डीपली प्लाउ नहीं किया जाता, उसको लाइटली उसमें ज़मीन में प्लो किया जाता है या फिर जगह जगह पे डिचेस बनाए जाते हैं, जहाँ जगह जगह पे होल्स बनाया जाता है जिसमें सीड्स को ड्रॉप कर दिया जाता है। तो डीपली प्लाउड गलत है, तो ये भी गलत स्टेटमेंट हो गया। अब क्योंकि ए और सी करेक्ट स्टेटमेंट है, अब अगर सारे आंसर चॉइसेस को हम देखते हैं तो किसी में भी ए एंड सी नहीं है और एक ऑप्शन है ओनली ए। तो ये बेस्ट ऑप्शन है जो चार चॉइसेस है उसमें से, क्योंकि हमें मालूम है कि डी जो है वो गलत है। तो जिस भी चॉइस में डी है तो उस चॉइस को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन 1 एलिमिनेट हो जाएगा और ऑप्शन 3 भी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि इनमें डी है। और फिर बी भी गलत है, तो जिसमें भी बी है तो उसे भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन 2 भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो एक ही चॉइस तो बचता है, वो है ओनली ए। अगर एक ऑप्शन होता ए एंड सी तो ये बेस्ट ऑप्शन होता, लेकिन क्योंकि ए एंड सी नहीं है तो ओनली ए जो है वही सबसे बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे। इस क्वेश्चन में हमें ये बताया गया है कि एक हिली एरिया है जहाँ पे घर जो है स्टोन्स, मड, लाइम और वुड से बनाए जाते हैं और वहाँ पे घर जो है वो 2 फ्लोर के होते हैं। नीचे वाले फ्लोर में एनिमल्स जैसे कि गाय है, भैंस है, उन्हें बांध के रखा जाता है और लोग जो है वो फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं। और वहाँ पे घर के जो छत है वो फ्लैट होते हैं और पेड़ों के ट्रंक से बनाए जाते हैं। तो ये हिली एरिया जो है वो किस स्टेट में आता है। अब ये क्वेश्चन को EVS क्लास 3 टेक्स्ट बुक में ए हाउस लाइक दैट चैप्टर से लिया गया है। इस चैप्टर में कुछ अलग अलग रूरल पार्ट्स ऑफ इंडिया में जो अलग अलग टाइप के घर बनते हैं उनके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। जैसे कि असम में जहाँ पे बहुत सारा बारिश होता है तो घर जो है वो बैम्बू पिलर्स के ऊपर बनाया जाता है, और राजस्थान में जहाँ पे बहुत गर्मी होती है तो जो हट्स होते हैं, जो झोपड़ियाँ होती हैं, घर होते हैं, वो मिट्टी से बने होते हैं। तो उसी चैप्टर में ये बताया गया है कि जम्मू एंड कश्मीर में जहाँ पे बहुत ठंड होती है तो वहाँ पे घर जो है वो पत्थर से बनते हैं, स्टोन्स, और घर के 2 फ्लोर होते हैं और नीचे वाले फ्लोर में मवेशियाँ जैसे कि गाय या भैंस, उनको बांध के रखा जाता है और लोग जो है वो फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल एटलीस्ट एक तो क्वेश्चन इस चैप्टर से ज़रूर आता है। तो आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ना है और इसमें जो अलग अलग टाइप के घरों के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है वो आपको याद रखना है। इट इज़ बिलीव्ड दैट एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट, यानी जो रात को जो जगह हुए रहते हैं एनिमल्स जैसे कि आउल्स या फिर जो रात को हंट करते हैं एनिमल्स, उनको किस कलर में दुनिया दिखाई देती है। अब ये आप एक नाइट विजन कैमरा की तरह सोच सकते हैं या फिर इंफ्रारेड कैमरा से कंपेयर करके देख सकते हैं। ये जो नाइट विजन कैमरास या फिर इंफ्रारेड कैमरास जो पूरे अंधेरे में या फिर बहुत ही कम लाइट में जो वर्क करते हैं, उनमें इमेज जो है वो ब्लैक एंड वाइट में दिखता है। तो उसी तरह जो एनिमल्स रात को जगे हुए रहते हैं, हंट करते हैं, तो उन्हें जो है बहुत ही कम लाइट में देखने के लिए उनके आंखें जो है वो अडेप्ट हुए रहते हैं और उन्हें सब कुछ
ब्लैक एंड वाइट में दिखता है, तो आंसर ब्लैक एंड वाइट है। अर्थवर्म्स आर कंसिडर्ड फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स, यानी अर्थवर्म्स को जो है फार्मर फ्रेंड्स भी बुलाए जाते हैं। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट रीजंस फॉर द सेम। अब दिए गए जो 4 स्टेटमेंट है उनमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि अर्थवर्म्स के बारे में इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन से हैं। पहला स्टेटमेंट है अर्थवर्म्स ईट द डेड लीव्स एंड प्लांट्स एंड देयर ड्रॉपिंग्स फर्टिलाइज द सॉइल, यानी अर्थवर्म्स जो है वो जो ज़मीन में पड़े हुए पत्ते होते हैं या फिर जो ज़मीन के अंदर दबे हुए प्लांट्स होते हैं तो वो जो है खा जाते हैं, और वो जो एक्सक्रीट करते हैं वो फर्टिलाइज़र की तरह काम करता है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और सेकेंड स्टेटमेंट है अर्थवर्म्स ईट द वीड्स एंड सेव द मेन क्रॉप। अब अर्थवर्म्स जो है वो सिर्फ डेड लीव्स और प्लांट्स जो ज़मीन के अंदर या ज़मीन के ऊपर गिरे हुए हैं वो खाते हैं, वो वीड्स को नहीं खाते। तो ये स्टेटमेंट बी जो है वो गलत है। तो जो भी ऑप्शन में स्टेटमेंट बी है तो वो गलत ऑप्शन होगा। तो जब चारों ऑप्शंस को कंसिडर करते हैं तो स्टेटमेंट 1, ऑप्शन 1 जहाँ पे बी है उसे एलिमिनेट कर सकते हैं, और ऑप्शन 4 जहाँ पे बी है उसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं, और ए जो है ये दोनों में है। तो हमें अभी बाकी स्टेटमेंट्स को भी कंसिडर करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है सी, अर्थवर्म्स सॉफन द सॉइल बाय डिगिंग अंडरनीथ, यानी जब ये अर्थवर्म्स ज़मीन के अंदर रेंगते रहते हैं या फिर वो डिग करते हैं तो मिट्टी जो है वो ऑटोमेटिकली सॉफन हो जाता है, लूज हो जाता है सॉइल। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और लास्ट वाला है द टनल्स मेड बाय अर्थवर्म्स प्रोवाइड ईजी पैसेज फॉर एयर एंड वाटर इनटू द सॉइल, यानी कि अर्थवर्म्स जो ज़मीन में या सॉइल में जो टनल्स बनाते हैं उनके थ्रू हवा और पानी जो है वो मिट्टी के अंदर इजीली एंटर कर पाता है। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ए, सी और डी तीनों जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ए, सी एंड डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन में हमें ब्रॉन्ज के बारे में 4 स्टेटमेंट्स या 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें आइडेंटिफाई करना है इनमें से मोस्ट करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अब आपको ये याद रखना है कि ब्रास जो है वो एक अलॉय है कॉपर एंड जिंक का, और ब्रॉन्ज जो है वो अलॉय है कॉपर एंड टिन का। अब पहला ऑप्शन बोल रहा है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड ब्रास। अब ब्रॉन्ज जो है वो एक्चुअली मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन है, तो ये कॉपर एंड ब्रास ये गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर, जिंक एंड एल्यूमिनियम। अब ब्रॉन्ज जो है कॉपर एंड टिन है, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इट इज़ एन एलिमेंट लाइक एल्यूमिनियम एंड कॉपर। ब्रॉन्ज और ब्रास एलिमेंट्स नहीं होते, वो एक्चुअली अलॉयज होते हैं, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। बॉइल्ड टैपियोका विथ एनी करी मेड यूजिंग कोकोनट इज़ ए प्रिफर्ड फूड ऑफ द पीपल ऑफ विच स्टेट, यानी कि कौन से स्टेट में बॉइल्ड टैपियोका को कोकोनट करी के साथ खाना पसंद करते हैं। अब ईवीएस टेक्स्ट बुक में एक चैप्टर है जहाँ पे अलग अलग स्टेट्स में जो अलग अलग टाइप्स के खाना पसंद करते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है, और उस चैप्टर में ये बताया गया है कि केरला में लोग जो है बॉइल्ड टैपियोका कोकोनट करी के साथ खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है केरला। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ए सेट ऑफ फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड ऑन द फुल मून डे, यानी कि पूर्णमासी को इनमें से कौन से फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया जाता है। अब ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए अगर आपको सिर्फ 2 फेस्टिवल्स भी अगर याद है तो इनमें से हम आंसर चॉइसेस को एलिमिनेशन प्रोसेस के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी को कैसे यूज़ करना है देखते हैं। अब गुरुपुरब जो है यानी गुरु नानक बर्थडे वो पूर्णमासी को सेलिब्रेट किया जाता है, और होली वो भी पूर्णमासी या फिर फुल मून डे पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो करेक्ट आंसर में गुरुपुरब यानी कि गुरु नानक बर्थडे होना चाहिए और होली भी होना चाहिए। अब पहला जो ऑप्शन है वो बोल रहा है होली, लेकिन इसमें गुरुपुरब या फिर गुरु नानक जयंती मेंशन नहीं है, तो इसे हम एलिमिनेट कर देंगे। सेकंड ऑप्शन में होली मेंशनड है और गुरु नानक बर्थडे या गुरुपुरब भी मेंशनड है, तो ये करेक्ट आंसर है। क्योंकि बाकी 2 ऑप्शन में गुरु नानक बर्थडे मेंशनड है लेकिन होली मेंशनड नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देंगे। तो ऐसे अगर आपको थोड़े सा भी इंफॉर्मेशन अगर याद है तो उसे यूज़ करके एक एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी यूज़ करके
हम आंसर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्टेट्स हैज़ अ कोस्ट ऑन द अरेबियन सी, यानी हमें आइडेंटिफाई करना है इन दिए गए ऑप्शंस में से कौन से सेट ऑफ स्टेट्स का जो कोस्ट लाइन है वो अरेबियन सी की तरफ आता है। अब ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, क्योंकि हर साल एक ना एक तो क्वेश्चन जरूर आता है जहाँ पे पूछा जाता है कि कौन से स्टेट्स अरेबियन सी की तरफ पड़ते हैं और कौन से स्टेट्स जो है वो बे ऑफ बंगाल की तरफ आते हैं। अब यहाँ पे एक एक करके आंसर ऑप्शंस को देखते हैं। तो पहला है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड ओडिशा। अब आंध्र प्रदेश जो है और ओडिशा जो है वो बे ऑफ बंगाल की तरफ आते हैं, तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट केरला, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल। अब केरला कर्नाटका जो है वो अरेबियन सी की तरफ आते हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल बे ऑफ बंगाल की तरफ आता है, तो ये भी आंसर चॉइस नहीं हो सकता। नेक्स्ट तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जो है वो बे ऑफ बंगाल की तरफ आते हैं, तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। लास्ट वाला है कर्नाटका, केरला और गुजरात। ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि गुजरात और केरला और कर्नाटका ये तीनों स्टेट्स के कोस्ट लाइन जो है वो अरेबियन सी की तरफ आता है। वेयर इज झारखंड लोकेटेड ऑन द मैप ऑफ आवर कंट्री, यानी कि झारखंड इंडिया मैप में किस तरफ पड़ता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिन्हें हम एवेल्यूएट करते हैं। अब मैप में पहले झारखंड को हम मार्क कर लेते हैं। तो झारखंड जो है वो यहाँ पे है। पहला स्टेटमेंट है ईस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। अब झारखंड जो है वो वेस्ट बंगाल के वेस्ट के तरफ आता है, ईस्ट की तरफ नहीं, तो ये गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट नॉर्थ ऑफ ओडिशा। तो ओडिशा यहाँ पे है और झारखंड जो है वो ओडिशा के नॉर्थ डायरेक्शन में आता है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट साउथ ईस्ट ऑफ छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ जो है वो यहाँ पे आता है और झारखंड जो है वो छत्तीसगढ़ के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आता है, साउथ ईस्ट नहीं, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। और लास्ट वेस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश यहाँ पे है और झारखंड यहाँ पे है और झारखंड उत्तर प्रदेश के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आता है, तो लास्ट वाला स्टेटमेंट भी गलत है। तो झारखंड जो है वो नॉर्थ ऑफ ओडिशा में पाया जाता है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम, यानी कि ये 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो पेट्रोलियम से नहीं बनता। तो वैक्स और ग्रीस और डीजल जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन कोल जो है वो कोयले के जो खान होते हैं वहाँ से निकाला जाता है, वो पेट्रोलियम से नहीं बनता। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम, यहाँ पे करेक्ट आंसर है कोल। इस क्वेश्चन में हमें ये बताया गया है कि एक बच्चा जो है वो ट्रेन में चढ़ता है 30 जून 2019 को मडगांव से, और ये ट्रेन जो है वो नागरकोइल की तरफ जा रहा है। और क्योंकि हम ट्रेन्स की बात कर रहे हैं तो जहाँ पे भी टाइम मेंशन्ड है, जैसे कि 9:45 या फिर 7:15, वो सब रेलवे टाइमिंग होता है, यानी 24 आवर क्लॉक में। अब हमें ये बताया गया है कि ट्रेन जो है वो मडगांव से निकलता है 9:45 को ऑन 30th, और वो नागरकोइल रीच करता है अगले दिन 7:15 को। तो डे 1 में अगर ये 9:45 को निकला, यानी कि मॉर्निंग 9:45 को, और ये रात के 12 बजे तक यानी 00:00 तक चला, तो ऑन डे 1 ये जो है 14 आवर्स और 15 मिनट्स ट्रैवल करता है। अब अगले दिन जो है वो नागरकोइल पहुंचता है 7:15, यानी कि सुबह के 7:15 पे। तो अगर हम रात के 00:01 यानी 1 मिनट पास्ट मिडनाइट से कैलकुलेट करते हैं, तो दूसरे दिन ये ट्रेन एक्चुअली 7 आवर्स 15 मिनट्स चला। अब इन दोनों नंबर्स को हम अगर ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 30 मिनट्स और 21 आवर्स, यानी कि 21.5 आवर्स। अब इस टाइम में जो डिस्टेंस ये ट्रेन कवर कर चुका है ये है 1140 किलोमीटर्स, यानी कि अगर हम 1140 को 21.5 आवर्स से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा किलोमीटर्स पर आवर। अब इस कैलकुलेशन को आसान करने के लिए दोनों साइड को, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पे आ जाता है 11400 डिवाइडेड बाई 215। अब डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 53, यानी कि ये 53 किलोमीटर्स पर आवर है, जो कि एवरेज स्पीड था ट्रेन का
टू कवर 1140 किलोमीटर्स। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है 53 किलोमीटर्स पर आवर। इस क्वेश्चन में हमें ये बताया गया है कि हमारे देश में एक ऐसा जगह है जहाँ पे कुछ आदिवासी लोग रहते हैं और उनका जो पंचायत है वो एक स्पेशल तरह का यूनिट इस्तेमाल करता है लैंड अलॉट करने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, और इस यूनिट को जो है टिन बुलाते हैं। तो ये कौन सा स्टेट है जहाँ पे लैंड को टिन के हिसाब से मेजर किया जाता है? अब ये बात हो रही है मिज़ोरम की, क्योंकि मिज़ोरम में एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे एक फार्मर जो है एक टिन ऑफ सीड्स ग्रो करने के लिए जितना लैंड लेता है उसे 1 टिन ऑफ लैंड बुलाया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए लैंड ऑन विच ए फार्मर ग्रोज 1 टिन ऑफ सीड्स। तो ये करेक्ट आंसर है। यू आर लोकेटेड एट एक्स, यानी कि आप एक पॉइंट एक्स पे खड़े हो, एंड योर स्कूल इज लोकेटेड एट वाई, यानी कि आपका स्कूल जो है वो पॉइंट वाई पे है। देर इज़ नो स्ट्रेट पाथ फ्रॉम योर हाउस टू स्कूल, यानी कि ये एक्स में आपका घर भी यहीं पे है और आपके स्कूल की तरफ कोई स्ट्रेट पाथ नहीं है। सो यू फर्स्ट गो टू ए विच इज़ 30 मीटर्स ड्यू नॉर्थ ऑफ एक्स, यानी एक्स से जो है वो 30 मीटर्स आप नॉर्थ की तरफ ट्रैवल करते हो और एक पॉइंट पहुँचते हो ए, जो कि 30 मीटर्स की दूरी पे है। एंड देन गो टू बी विच इज़ 40 मीटर्स ड्यू वेस्ट ऑफ ए, यानी ए से आप फिर से वेस्ट की तरफ जाते हो और 40 मीटर्स दूरी पे एक पॉइंट पहुंचते हो बी। एंड देन गो टू सी विच इज़ 30 मीटर्स ड्यू नॉर्थ ऑफ बी, यानी बी से फिर से आप नॉर्थ डायरेक्शन के तरफ जाते हो 30 मीटर्स और एक पॉइंट मिलता है सी। एंड फाइनली यू रीच योर स्कूल एट वाई विच इज़ 40 मीटर्स ड्यू वेस्ट ऑफ सी, यानी कि सी से जो है फिर से वेस्ट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हो 40 मीटर्स और आपका स्कूल जो है वो पॉइंट वाई पे है यहाँ पे। सो विथ रेस्पेक्ट टू योर स्कूल द डायरेक्शन ऑफ योर हाउस इज़ व्हाट, यानी कि अगर आप स्कूल में खड़े होकर देखते हो तो आपका घर जो है किस डायरेक्शन में पड़ता है? तो ये इस डायरेक्शन में पड़ता है और ये साउथ ईस्ट है, क्योंकि अगर आप स्कूल से देख रहे हो तो आपका घर जो है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है साउथ ईस्ट। और यहाँ पे आपको स्पेसिफिक फोकस करना है, अटेंशन देना है कि कहाँ से किस पॉइंट को मेजर करना है या फिर किस पॉइंट से किस पॉइंट को देखना है, क्योंकि अगर आप स्कूल से घर की ओर देख रहे हो तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो गया, लेकिन घर से स्कूल की तरफ देख रहे हो तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हो गया। तो ये जो है आपको अटेंशन पे करना है कि विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट और व्हाट इज़ बीइंग आस्क्ड। और इसके साथ हमने इस क्वेश्चन पेपर में जो 30 EVS क्वेश्चंस है वो हमने सॉल्व कर लिया है। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस, कमेंट्स या फिर फीडबैक है तो नीचे मैसेजेस में आप ज़रूर पोस्ट कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम एक नया वीडियो पोस्ट करते हैं तो आप मिस नहीं करेंगे। और अगर आपके दोस्त भी ऐसे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो जो है उनके साथ भी शेयर कर लीजिएगा। मैं फिर मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड ऑल द बेस्ट विथ योर प्रिपरेशन।